नमस्कार, द नवीन पुरोहित शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आईजी, सीनियर आईपीएस मध्य प्रदेश कैडर के श्री हरिनारायण चारी मिश्र जी। हरिनारायण जी, आपका IND24 में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तमाम भूमिकाओं में पुलिस की कार्यप्रणाली और पुलिस के तमाम पहलुओं को आपसे समझने का मौका मिला है, लेकिन ये जो SCRB है, स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, तो किसी भी चीज़ का संकलन मतलब डेटा, और आज का जो युग है वो डेटा एनालिटिक्स का है। आपके पास जितना अच्छा डेटा होगा आप उतना उसको प्यूरीफाई करके एनालिसिस करके उतने बेहतर डिसीजन ले सकते हैं, उतनी बेहतर पॉलिसी बना सकते हैं। तो ये जो डेटा होता है सर, उसका क्या महत्व है? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। ख़ास तौर पर जब किसी पैटर्न को समझना हो, किसी समाज के पैटर्न को, किसी अपराध के पैटर्न को, या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आजकल देखते हैं जो बहुत सारे समीकरण बनते हैं, उसमें डेमोग्राफी के पैटर्न को लेकर के या अंतर्राष्ट्रीय जो कूटनीति में बहुत सारे अलग अलग मुद्दे होते हैं, उसमें डाटा सेंटर एक बहुत बड़ा एक मुद्दा है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। जहाँ तक पुलिसिंग के माध्यम में देखें, पुलिसिंग के दृष्टिकोण से देखें, तो जब आप राष्ट्रीय स्तर पर हम जानते हैं कि हमारे पास NCRB है देश में, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जो कि पूरे राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह के आंकड़ों का विश्लेषण करती है, और ख़ास तौर पर अभी स्टेट क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। इसमें खास बात यह है कि जब आपके पास बहुत सारे डाटा रहते हैं तो आप अपराधों के पैटर्न को समझते हैं। आप देखते हैं कि कौन सा अपराध बढ़ा, कौन सा अपराध घटा। जैसे कि आप पैटर्न अगर देखेंगे तो आपको लगेगा कि जो परंपरागत अपराध हैं उसमें कम हो रहे हैं, जो कि जैसे खास तौर पे जो साइबर के मामले, घरेलू झगड़े, सुसाइड, इस तरह के जो कुछ अपराध हैं वो बढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब कि आप सही दृष्टिकोण से उन चीज़ों का एनालिसिस करके, विश्लेषण करके आप सही दिशा में अपनी जो रिसोर्सेज है, अपने संसाधन है, उसको लगा सकते हैं। आप ये तय कर सकते हैं कि आपके पास जो भी संसाधन, असीमित तो संसाधन नहीं होते किसी विभाग के पास, जो भी संसाधन है उसका आप सम्यक उपयोग कहाँ करें, कहाँ पर करें। तो इस तरह से एक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए इन आंकड़ों का, इन खासतौर पे तथ्यों का विश्लेषण, उन खासतौर पे आपराधिक क्षेत्र में अगर देखें, पुलिसिंग के दृष्टिकोण से देखें, तो उनका सम्यक विश्लेषण और सम्यक पैटर्न पता करके उस पर रिसोर्सेज को लगाना, ताकि आप वास्तविक अर्थों में इन अपराधों पर या खासतौर पे सही जगह पर इन अपराधों का आपके रिसोर्सेज लगते हैं, तो उससे जो अंतर आएंगे इसको ध्यान में रखते हुए हम अंतर को महसूस कर सकते हैं और सही उपयोग कर सकते हैं। जैसा आपने कहा सर, NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, और स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, तो NCRB को जो डाटा प्रोसेस होता होगा या डेटा भेजा जाता होगा वो तो SCRB ही भेजती होगी, NCRB? बिल्कुल, आपने कहा, जो हर राज्य में स्टेट क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो है, जो कि अपराधों के हर तरह के पैटर्न को, जो परंपरागत जो अपराध है और उसके साथ साथ जो खासतौर पे फिंगरप्रिंट्स भी जैसे यहाँ पे है, कई राज्यों में तकनीकी विंग जो है पूरी तरीके से है, यहाँ पर भी तकनीकी विंग का एक बड़ा पहलू, बड़ा पक्ष जो है SCRB के पास है। तो इसमें सिर्फ डाटा एनालिसिस के साथ साथ जो दूसरा पक्ष है इसमें जो महत्वपूर्ण है, जो दोनों एजेंसी जिनका आपने नाम लिया इसमें सम्यक रूप से काम कर रही हैं, वो तकनीकी उन्नयन को देखना। यानी कि पहले जो था, आप इसको सरल भाषा में, जैसे तकनीकी उन्नयन, जैसे सर आपने कहा टेक्निकल अपग्रेडेशन में क्या हुआ, जैसे फॉरेंसिक हो गया, फॉरेंसिक और साइबर लैब्स हो गई सर। फॉरेंसिक, इससे क्या फायदा होगा, मैं सरल भाषा में समझाता हूँ। पहले हम लोग ट्रेन का टिकट कटाते थे कुछ दशक पूर्व। जी। एक छोटी सी टिकट हमें मिलती थी स्टेशन पे जो हम करते थे नॉर्मल। जी। और हमें पता नहीं होता था कि किस डब्बे में कितने सीटें खाली हैं। ठीक बात। हम जब जाते थे तो फिर उस समय जो भी व्यक्ति वहाँ होता था ड्यूटी पे, उसका एक विशेषाधिकार किस्म का होता था कि वो अलॉट करे रिजर्वेशन मिले नहीं मिले, आप एक अनभिज्ञता थी, उसमें सूचना की पारदर्शिता नहीं थी। ठीक बात। उसी तरह अब पुलिस में जब आप आते हैं तो सूचना का प्रवाह, सूचना की पारदर्शिता बढ़ी है। आप उसमें तकनीकी उन्नयन से अभी हम जानते हैं कि जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है इसके बहुत सारे हिस्से हैं। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में उसमें अगर हम देखें तो उसमें पुलिस है, उसमें जुडिशरी है, उसमें प्रोसिक्यूशन है, उसमें जेल है,
उसमें मेडिकल साइंस को भी अभी जोड़ा गया है। तो तमाम जो पहलू हैं अलग अलग, इसमें एक पारदर्शिता बनी रहे, इसमें सूचनाओं का जो प्रवाह है बहुत तेज़ गति से हो, कहीं कोई रुके नहीं। तो अब ये चीज़ें बड़ी इसमें तेज़ हो गई हैं। कई बार होता था कि कहीं कोई PM आने में अगर समय लग जाता था, कई बार कोई रिपोर्ट नहीं आती थी, और उसमें एक दूसरे पर कई विभाग डाल भी सकते थे कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है, दूसरे विभाग के कारण हुई। लेकिन जब सूचना का प्रवाह बिल्कुल पारदर्शी हो जाता है तो सबको एक रियल टाइम परफॉर्म करना पड़ता है, सूचना का प्रवाह देना पड़ता है। और इससे अंतिम फायदा क्या होगा, हमारा सिस्टम मजबूत होगा, हमारी जो न्यायिक प्रक्रिया है, हमारी जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, वो पूरी तरीके से मजबूत होगी। और उसके कारण अल्टीमेटली एक आम आदमी को फायदा होगा, एक समाज में न्याय के प्रति आस्था बढ़ेगी। इसलिए हाल के दिनों में आपने सुना होगा जो ICJS का जो दूसरा भाग आ रहा है, पहले भाग में आपने CCTNS और बाकी आपने खास तौर पे देखा कि ऑनलाइन अब सारी प्रक्रिया हो रही है, FIR हो रही है, जो हम सभी लोग जानते हैं बाकी भी। लेकिन अब नए प्रक्रिया में धीरे धीरे अब खास तौर पे मेडिकल जो फैसिलिटी है, मेडिकल ऑनलाइन ही भरे जा रहे हैं, रिसीव भी वैसे ही हो रहे हैं। इवन वेरिफिकेशन है, इसका जो सिटीजन पोर्टल है खासतौर पे CRB को, उसमें बहुत सारी सुविधाएं, बहुत सारे पंजीकरण हैं अलग अलग उपलब्ध हैं। फिर जैसे कि अब कुछ और हम देखें, जैसे कि उदाहरण के तौर पे एक लेना चाहते हैं जो आम आदमी के लिए उपयोगी है। जैसे कि हमारे पास FIR आई अभी केरला से, उस FIR केरला से आई तो मलयालम भाषा में आएगी, यहाँ पर हमारा वो आदमी नहीं समझ पाएगा अगर 0 पे FIR आ गई। तो अब उसमें भाषिणी करके एक उसमें सॉफ्टवेयर लगा है। अब जैसे उस सॉफ्टवेयर से हम वहाँ की भाषा को हम यहाँ हिंदी में देख सकते हैं। और इसी तरह हमारी अगर चली गई मान लीजिए कल तमिलनाडु में, ऐसे सुदूर किसी थाने में जहाँ पर उस व्यक्ति को पता नहीं है, तो 20 से ज़्यादा भाषाओं में हम अनुवादित करके रियल टाइम देख सकते हैं। तो इसलिए सही तरीके से उसका मजमून, उसका जो विषय वस्तु है, उसको हम समझ सकते हैं। तो ये एक फ़ायदा है। दूसरा, इसमें आने वाले जो तकनीकी अपडेशन हो रहा है उसमें जो क्राइमेक एक है प्रक्रिया, इसमें खास तौर पर अगर हम देखें तो जैसे 0 पर FIR थी, मान लीजिए 0 पर FIR का मतलब होता है कि घटना अगर मान लीजिए कि किसी और जगह पे हुई है और व्यक्ति ने रिपोर्ट यहाँ पर कर दी, तो उस आधार पे प्रथम सूचना के आधार पर कानूनी रूप से उसकी वैधानिक प्रक्रिया के तहत यहाँ हम उसको FIR कर लिए। लेकिन कार्रवाई जो होगी फिर वहाँ भेजनी होगी मूल जहाँ पे घटना हुई है। तो इसमें हम बहुत ज़्यादा उसको परसू नहीं कर पाते थे पहले, यानी इस स्पेशली राज्य के बाहर के मामलों में। लेकिन अब आने वाले दिनों में उसका भी हम देख सकते हैं कि क्या कार्रवाई हुई, क्या उस पर प्रक्रिया बची है। तो इस तरीके से जो तकनीकी का उन्नयन हो रहा है, इससे आम आदमी की जो छोटी मोटी समस्याएं हैं, आम आदमी की जो खासतौर पे जो वैधानिक अपेक्षा है हमारी पूरी व्यवस्था से, वो व्यवस्था पर और ज़्यादा सारी चीज़ें खरी उतरेंगी। जी जी। तो सर जैसे अब सिर्फ ये रिकॉर्ड कलेक्शन भर का काम नहीं है NCRB, रिकॉर्ड ब्यूरो ज़रूर है, लेकिन जैसा आपने कहा कि ये अपग्रेडेशन में भी उसकी अपनी एक भूमिका है। जैसे सर मान लीजिए कि एक डेटा के आधार पर जो डेटा आया आपके पास, पुलिस फोर्स तो सीमित है, तो कोऑर्डिनेट्स जैसे बोलते हैं, जब कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं तो एयरफोर्स ढंग से काम कर पाती है। तो ऐसे ही जब डेटा के कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं वो फोर्स को सही तरीके से कहाँ कितना फोर्स डिप्लॉय करना है, क्या कहाँ ज़रूरत है, तो क्या ऐसे कुछ हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए या ऐसा NCRB की वजह से पुलिस को कोई आपके नॉलेज में ऐसा कोई सपोर्ट मिला हो कि जिससे एक बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया गया हो? आपका एक कहना सही है। इसको और मैं थोड़ा और केंद्रित करके इसको बताता हूँ। हम लोग जब जिलों में काम करते रहे हैं तो उसमें हम जानते हैं कि डायल 112 लागू है। जी जी। डायल 112 पर अभी बहुत सारे कॉल्स आते हैं, यानी किसी भी तरह की कोई समस्या है तो कॉल करते हैं। बहुत सारे लोग उसमें, अधिकांश लोग FIR के लिए नहीं जाते हैं। जी। जैसे आसपास आपको दिखा कि कोई समस्या है, किसी भी तरह की कोई समस्या है, तो आपने 112 पे कॉल कर दिया। अब अगर किसी को सही एनालिसिस करना हो तो वहाँ पे सॉफ्टवेयर्स हैं, वहाँ पे डाटा है पूरे ज़िले का। अब वहाँ पर उसके डैशबोर्ड पर अगर हम जाते हैं तो हम निकाल सकते हैं कि किस इलाके से छेड़छाड़ की शिकायतों के ज़्यादा कॉल आए हैं, किस इलाके से शराब पी करके मारपीट के किस तरह से कॉल आए हैं, क्योंकि उसमें कैटेगराइज हो जाते हैं। आप वर्गीकृत कर सकते हैं सारे जो लैंड होते हैं वो सारे कॉल, उसको उसमें सॉफ्टवेयर में एक वर्गीकृत कर सकता है कि किस तरह के कॉल्स कितने आए। तो उसमें 2-3 तरीकों से देख सकते हैं। एक तो आप इलाके देख सकते हैं कि किस इलाके में इस तरह के कॉल्स ज़्यादा आ रहे हैं।
दूसरा, आप समय देख सकते हैं, 24 घंटे ऐसा नहीं होता होगा, कोई खास अवधि ऐसा तो नहीं, कोई शाम का समय, ऐसा तो नहीं कोई वहाँ शराब की दुकान है, ऐसा तो नहीं कोई असामाजिक तत्व इकट्ठा हो रहे हैं, ऐसा तो नहीं कोई छेड़छाड़ की घटनाएं, कोई ऐसा संस्थान है जिसके बगल में कोई असामाजिक तत्व जा रहे हैं। तो आप उसको अगर पैटर्न को एनालिसिस करें, और हम लोगों ने जब उसको सही ढंग से एनालिसिस करके उसका अध्ययन करके उस पर कार्रवाई की है, तो अपराधों में कमी आई है, उसमें अपराधों में भारी कमी देखने को मिलती है। तो खास तौर पे हम, जैसा कि संसाधन सीमित है, जब आप पैटर्न को समझ गए, घटनाओं की, अपराधों की प्रकृति को समझ लिए और आपने उस तरीके से केंद्रित होकर के प्रहार किया, केंद्रीकृत करके उस घटना पर, उस समस्या पर प्रहार किया, तो समस्या जड़ से हटेगी, उसका स्वरूप लघुकृत होगा, आप बेहतर ढंग से उसमें उसका अपने संसाधनों का उपयोग कर पाएंगे। तो इसका एक बड़ा रूप समझ लें एनसीआर, खासतौर पे एससीआर भी। जी, तो जैसे महिला और जो बच्चों के प्रति अपराध हैं उनको लेके सरकार, पुलिस बहुत संवेदनशील है। तो क्या महिला अपराध और बाल अपराधों को मतलब उनकी मॉनिटरिंग के लिए और उनको डेटा उनका कलेक्ट करने के लिए और उसका एनालिसिस करने के लिए यहाँ भी कोई स्पेशल प्रोविज़न है? यहाँ निश्चित तौर पे जो अपराध होते हैं, तो किसी भी समाज में खास तौर पर महिलाओं की सुरक्षा, बच्चों की सुरक्षा, बुजुर्गों की सुरक्षा एक बड़ा अहम मुद्दा होती है, जो खास तौर पे समाज में सुरक्षा की दिशा और दशा को तय करती है। तो इस दृष्टिकोण से महिलाओं पे इसमें देख करके खास तौर पे किन किन क्षेत्रों में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, किन किन इलाकों में हो रही घटनाओं का प्रकार क्या है, किस तरह के मॉडस ऑपरेंडी अपराधों के प्रकार के आधार पर, तो इस तरह से करके और इसमें लगातार कार्रवाइयाँ होती हैं। फिर संबंधित जो विभाग हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए महिलाओं और बच्चों से संबंधित है तो संबंधित विभाग भी है, पुलिस में भी इसकी अलग एक महिला शाखा है, तो महिला अपराध शाखा, तो इस तरह सब मिल करके इस पर काम करते हैं और उन अपराधों को चिन्हित करके प्रहार करते हैं। तो और उसके बारे में बीच बीच में कुछ अगर पत्र लिखने हैं, कुछ खासतौर पर दिशा निर्देश देने हैं मुख्यालय स्तर से, वह भी दिए जाते हैं। तो निश्चित तौर पे अगर सूचनाओं का सम्यक विश्लेषण हो तो आप काफ़ी उसमें अंतर ला सकते हैं। और ख़ास तौर पे अगर हम देखें तो उससे अपराधों में, अगर हम पुलिस के दृष्टिकोण से देखें तो अपराधों की प्रकृति में और ख़ास तौर पे उनकी गंभीरता में कमी ला सकते हैं। जी, जैसा मैं सर ये समझ पा रहा हूँ कि जब पूरा आपके पास एक डेटा होता है तो आप उसका एक बहुत गहन अध्ययन करके, प्रिवेंशन डिटेंशन तो अपनी जगह है, लेकिन एक सबसे बड़ी चीज़ है कि पॉलिसी या ज़रूरत, रिक्वायरमेंट, कि मान लीजिए कि हमने डेटा एनालिसिस किया और बड़े स्तर पर कोई चीज़ की आवश्यकता महसूस हुई, तो पुलिस विभाग जो अपने उन्नयन के लिए या अपनी दक्षता बढ़ाने के लिए जो पॉलिसी बनाता है, उसमें भी तो ये डेटा बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता होगा ना सर? जैसे देखा गया कि हाल के दिनों में कि जैसे आप घटनास्थल पर जाते हैं तो कई बार शिकायतें आई कि कई बार वो नहीं गए, कई बार कहीं दूर से बना दिए, कई बार होता है कि कहीं घटनास्थल पर गए बिना पूछ के बना दिए, कई बार ऐसी शिकायतें आती थी। अब जो नए फॉर्म भर जा रहे हैं, अब सबके पास टैबलेट्स हैं, सबके पास आधुनिक उपकरण है। अब जाते हैं, फॉर्म भरते हैं तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आ जाता है, तो आप उसमें कुछ कर ही नहीं सकते, बाय डिफॉल्ट आएगा कि आप कहाँ खड़े हैं। अब नई प्रक्रिया में जो हमारी प्रक्रिया है बीएनएसएस और खासतौर पर बीएनएस में, उसमें यह है कि अब आप वीडियो रिकॉर्डिंग आप करते हैं चीज़ों की, बॉडी वॉर्न कैमरे लगाते हैं, आप गवाहों के जब्ती की पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं। तो अब प्रक्रिया जो है ज़्यादा तकनीक के कारण खासतौर पे पारदर्शी होती जा रही है और इसके अंत परिणाम से आप देखेंगे तो जो कन्विक्शन रेट्स है, इसमें अपराधों की जो उस तरह की गहनता है, गंभीर अपराध कम भी हो रहे हैं। मैं देख रहा था कि पूरे अगर हम प्रदेश में देखें तो 2023 में खासतौर पे जो कुछ गंभीर अपराधों में कमी आई है, खासतौर पे उसमें हत्या जैसे अपराधों में 23 में खासतौर पे एक हल्का सा उसमें कमी सभी जगहों पे देखी गई थी पूरे प्रदेश में। तो अगर हम देखें तो अगर खास तरह के अपराधों की हम जिक्र करें तो अपराधों की टेंडेंसी आप यहाँ से बैठ के देख सकते हैं कि किस तरह से अपराध कहाँ कम हो रहे हैं, किस तरह के अपराध बढ़ रहे हैं। तो उसका एक नीतिगत स्तर पर, आपको नीति स्तर पर तय करने में काफ़ी अंतर पड़ता है। अब इसकी सफलता को देखते हुए जिसका मैं जिक्र कर रहा था, अभी यहाँ पर तय किया गया है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने तय किया कि सभी को लगभग टैबलेट्स दिए जाएं। तो उसमें अभी 25,000 टैबलेट सभी थानों में और बहुत नीचे स्तर पर हर विवेचक के पास उपलब्ध होंगे, आने वाले कुछ दिनों में वितरित होंगे। तो तकनीक का जब उन्नयन होता है और वहाँ तक ज़मीनी स्तर तक वो तकनीक पहुँचती है
तो उसका सीधा असर दिखता है कि हम किस हद तक संसाधनों का अपना उपयोग करते हैं और अंततः पूरी व्यवस्था में एक बेहतर गुणवत्ता निर्मित होती है। जी जी सर, ये जैसे एक पहले होता था कि भाई कहीं अपराध हुआ, फिर वो पंजीबद्ध हुआ, फिर उसका रिकॉर्ड लिखा गया, फिर वहाँ से डाक के द्वारा आया, संकलन हुआ, मतलब डेटा मेंटेन करना, रजिस्टर वगैरह मेंटेन हो। तो अब तो ये जो डेटा है सर, ये तो रियल टाइम अपडेट होता होगा। देखिए, ये जो कहा जाता है कि पिछले 1000 सालों में जितना परिवर्तन हमारे आसपास आया उससे ज़्यादा 100 सालों में हुआ, सभ्यता के विकास के बाद से। और 100 सालों में जितना अंतर नहीं आया उतना पिछले 10 सालों में आ गया, ये सिर्फ तकनीक के कारण। आप मीडिया को ही लें, पहले हम अखबार पढ़ते थे, अखबार में बहुत सारे एडिशन होते थे, वो डाक एडिशन होते थे, उसमें डॉट्स ऑफ स्टार होते थे, जिसे हम तय करते थे कि कौन बाद का एडिशन है, कौन पहले का एडिशन है। और फिर करते करते आप एडिशन से उसमें खबरों में काफ़ी अंतर आ जाता था। एक अखबार के कई एडिशंस में अखबारों में भिन्नता रहती थी। अब आप देखेंगे तो धीरे धीरे आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से सूचना का प्रवाह बढ़ा, फिर डिजिटल। अब डिजिटल मीडिया है, अब हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, अब हर अखबार के डिजिटल एडिशंस हैं और हर मिनट में आपके अखबार पे एक हल्का सा उसकी आवाज़ आती है और एक कोई मैसेज पड़ा होता है। तो अब सूचनाओं का जिस तरीके से प्रवाह बढ़ा है, ज़रूरी है कि जो पुलिस की व्यवस्था है, जो हमारी पूरी प्रणाली है, उससे भी कदम से कदम मिलाकर बढ़े, क्योंकि लोगों की अपेक्षाएं बढ़ी हैं। ख़ासतौर पे आपको उसी हद से अपने उसी तरीके से आप बेहतर ढंग से अपनी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को मजबूत करना है। तो इन सारी व्यवस्थाओं के मद्देनजर आवश्यक है कि पुलिस भी अपडेट करे और लगातार पुलिस ने अपने को अद्यतन किया है। जैसे कि देखिए, मैंने तकनीक के जो बहुत सारे अलग अलग है, जैसे आपने बताया कि पहले FIR लिखते थे, पहले ले आते थे, तो एक लंबी प्रक्रिया होती थी और जब प्रक्रिया लंबी होती थी तो कई बार बचाव पक्ष को भी या दूसरा जो पक्ष होता है जो उसका फ़ायदा लेना चाहता है, उसके पास भी इन खामियों की, खासतौर पे अगर कुछ तकनीकी त्रुटि या कुछ अगर उसमें अंतर दिख रहा है तो उसका फ़ायदा उठाकर बचने की संभावना निर्मित करने की कोशिश करते थे। लेकिन जब सब कुछ तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर होगा, सब कुछ आपका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड होगा, बॉडी ऑन कैमरे में होगा, आपके जो बयान होंगे और आपके जो जब्तियाँ होंगी वो फिर वीडियो रिकॉर्डेड होंगी, तो उसमें सामने वाले जो भी अपराधी पक्ष होगा या दोषी पक्ष होगा, उसके लिए बड़ा मुश्किल होगा इन चीज़ों को झूठला पाना, क्योंकि डिजिटल कैमरे में सबके मफाद होंगे। यानी कि जो विवेचना का स्तर होगा, जो न्याय का स्तर होगा, वो निर्छिर विवेक से तय होगा, एक पारदर्शिता से तय होगा और निश्चित तौर पे जो अपराधी होंगे उनके लिए भी बच पाना अब ज़्यादा मुश्किल होगा। तो सर, इसमें जैसे SCRB के साथ जैसे AI हो गया, फेस रिकग्निशन जैसी चीज़ें हो गई और प्रोडक्टिव पुलिसिंग के लिए और भी जो टूल्स हैं, तो क्या ये सब इस्तेमाल हो रहा है? हो रहा है। अभी प्रायोगिक तौर पे हम बात करें, अभी भोपाल में कुछ महीने पूर्व तैयार किया गया था। आपने देखा होगा, डिजिटल मालखाना सुना होगा। जी। यहाँ पे डिजिटल मालखाना की शुरुआत प्रदेश में पहली बार भोपाल में ही लगभग कुछ माह पूर्व हुई थी। तो उसमें डिजिटल मालखाने में है कि जैसे कोई भी एक पुलिस की कार्य प्रणाली है, उसमें अलग अलग चीज़ें जब्त होती हैं। अब उन चीज़ों के लिए एक उपकरण से QR कोड सब पे लगा दिया जाएगा। तो अब पहले चीज़ें जो कई बार अस्त व्यस्त होती थी और कई बार कोई डायरी नहीं मिल रही है, कोई सामान नहीं मिल रहा है, कोई जब्ती की वस्तु नहीं मिल रही, अब ऐसी ज़रूरत नहीं है। आप एक स्कैन से उसमें जैसे ही स्कैन करेंगे, पूरा उसकी कुंडली उभर के सामने आ जाएगी कि क्या सामान है, किस अपराध में प्रयुक्त हुआ है, कब ज़रूरत है, डेट कब है, अगला डेट कब है, सारी चीज़ें उसमें उभर के सामने आ जाएंगी। तो अब उससे काम करना आसान हो जाएगा। शुरू में एक बार उन चीज़ों को व्यवस्थित करने में एक बार वक्त लगेगा, थोड़ा सा मेहनत लगेगा, लेकिन एक बार जब व्यवस्थित हो जाती हैं चीज़ें तो उसको हम बेहतर ढंग से कर सकते हैं। इसी तरह जैसा मैंने बताया कि अब त्वरितता बढ़ी है, उसमें गतिशीलता बढ़ी है, पूरी प्रक्रिया कहेंगे तो ज़्यादा जीवंत हुई है। जैसे मेडिकल है, कई बार मेडिकल में अब थोड़ी देर के लिए माने कि कोई ऐसे एक सामान्य शिकायत होती थी कि कई बार इस तरीके से जैसे मेडिकल रिपोर्ट लिखी होती थी कि वो कई बार समझ में नहीं आता था। कई बार वो इंजरी समझने में, कई बार उसका फ़ायदा उठा करके बचाव पक्ष कोशिश करता था, कई बार सिग्नेचर ना समझने से कोई गवाह के बदले कोई और आ गया और उसका फ़ायदा मिल जाता था। कई बार ऐसे मामलों में देखा गया। लेकिन अब चूंकि आप डिजिटली भेज रहे हैं, टाइप करके भेज रहे हैं, सभी के सिग्नेचर्स हैं, स्कैन है, डिजिटल सिग्नेचर, डिजिटली स्कैन है, ऑनलाइन आ रहा है, तो ये सारी जो तकनीकी त्रुटियां, एक जो दूरी थी खासतौर पे जिन चीज़ों के कारण कई बार ह्यूमन एरर की संभावना कम है।
उसका दुरुपयोग किसी भी पक्ष से, बचाव पक्ष से भी और पक्ष से, दोनों पक्षों से, जो शिकायत पक्ष है, दोनों सत्य के ज़्यादा करीब रहेंगे जी। सत्य के आसपास केंद्रित रहेंगे। अच्छा सर, जब आप मेन पुलिसिंग में होते हैं, कहीं कमिश्नर होते हैं या फील्ड पे आईजी होते हैं या एसपी होते हैं, तो मतलब लगभग पूरा दिन की प्राथमिकताओं में ही पूरा समय खप जाता है। ये कानून व्यवस्था मेंटेन करनी है, लॉ एंड ऑर्डर है, वीआईपी ड्यूटी है। हमेशा किसी भी क्षेत्र में आप देखें कि किसी भी क्षेत्र को अगर सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम कहीं से मिला है या बैकबोन किसी भी क्षेत्र की, वो है रिसर्च और एनालिसिस। तो बिना डेटा के तो हो नहीं सकता ये। तो एक तरीके से बैकबोन का सबसे बड़ा कंटेंट है एससीआरबी पुलिस की। बैकबोन में जो फ्लड पाया जाता है वो मान लीजिए सर इसको। मतलब इससे खास तौर पे दो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। एक तो तकनीकी चीज़ों की कहाँ ज़रूरत है, आप अगर तकनीकी देख रहे हैं तो किस तरह की विवेचना में कहाँ ज़रूरत है, कहाँ पे कमी है, कहाँ आपने, जैसे फिंगरप्रिंट इस पर बहुत काम हुआ है। यहाँ की जो नेफिस की जो हमारा सिस्टम है, खासतौर पे जो अंगुल चिन्ह के जो मामले हैं, हम जानते हैं कि तकनीकी काफ़ी बेहतर हुई है। और कई ऐसे मामले जब हम लोग यहाँ देखते हैं पुराने मामले, तो कई ऐसे मामले जो पूरी तरीके से अज्ञात थे, जिसमें दूर दूर तक कोई स्रोत नहीं था, और एक किसी दीवार पर या कहीं छोटी सी जगह पर एक फिंगरप्रिंट ने पूरे मामले का खुलासा किया। तो अब उपकरण जो है बेहतर आ रहे हैं, अब इसकी एरर की संभावना कम हो रही है। तो उसमें उन चीज़ों को बेहतर करना, खास तौर पे किस तरह अपराध है पैटर्न, उसके बारे में जो ज़मीनी अधिकारी हैं उनको खास तौर पे सजग करना, और ख़ास तौर पे पैटर्न को बता करके अपने बाकी जो संसाधन है, बाकी जो विभाग हैं उनको सजग करना। जैसे मान लीजिए कहीं किसी जिले में कोई महिला संबंधी अपराध बढ़ रहे हैं, कहीं बच्चों संबंधित घटनाएं बढ़ रही हैं, तो उसको एक फोकस करके एक वहाँ पे जो अधिकारी हैं उनको इस बात से आगाह करना, बताना, उसके लिए कोई योजना बन सकती है तो बनाना। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं, खासतौर पर पुलिस महानिदेशक महोदय के द्वारा लगातार बैठकें ली जाती हैं केंद्रीय स्तर पर विभिन्न अपराधों की समीक्षा की। तो उसमें इस तरह के जो डाटा होते हैं, इस तरह के हमारे पास जो सूचनाएं होती हैं, हमारे पास जो संसाधन होते हैं, उनको सम्यक रूप से तय करने में इसकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अभी सर डायल 100 से 112 पे आ गए, तो 108 वगैरह सब उसमें मतलब इंटीग्रेटेड कर दिया, एक यूनिफाइड कर दिया सारा सिस्टम। एक्चुअली बहुत सारे डायल 100 का मैं बताना चाहूँगा। डायल 100 यहाँ पे जो रेडियो दूरसंचार शाखा है, उनके वहाँ से वो चीज़ें नियंत्रित होती हैं, खासतौर पे सीसीटीवी और डायल 112। लेकिन अगर हम देखेंगे तो जहाँ तक इसकी बात है, तो बहुत सारे नंबर जो हो जाते हैं, जैसे महिला अपराध के लिए अलग, बच्चों के लिए अलग, 108 सब। तो इससे व्यक्ति कई बार सारे नंबर याद नहीं रख पाता, कन्फ्यूज हो जाए, वो कभी होता है। इसलिए एक समेकित व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, एक जिसमें व्यक्ति एक बार कॉल करे और उसको राहत मिल जाए, वो व्यवस्था सबसे प्रभावी होती है। जी। तो उसको ध्यान में रखते हुए तय किया गया है कि जितने भी अलग अलग नंबर्स हो सकते हैं, अलग अलग तरीके हो सकते हैं, या व्यक्ति के पीड़ित होने की या खासतौर पर उसके अपेक्षा का प्रकार अलग अलग हो सकता है, लेकिन अगर एक नंबर हम दे दें जिसको रामबाण कर सकते हैं कि एक बार आप दें और उससे तुरंत उसको राहत मिल जाए, जी जी, तो उससे हम अगर करते हैं तो उसमें काफ़ी कारगर है। खासतौर पर जो आप जिक्र कर रहे हैं 112, तो उसमें व्यक्ति को तुरंत राहत मिलती है, उसका रिस्पॉन्स टाइम बहुत अच्छा है। इस प्रकार के जो दूरसंचार शाखा के ये डायल 112 का जो कंट्रोल एंड कमांड सेंटर होगा, वो भी कहीं ना कहीं एससीआरबी से कनेक्ट होगा, क्योंकि बहुत सारा डेटा तो वहाँ भी आता होगा। उसमें एक अलग उसका डायल 112 का कंट्रोल सेंटर है, जो रेडियो दूरसंचार जो शाखा है, जो पैरेलल एक सहयोगी संस्था है, सहयोगी एक पैरेलल उसका भी मुख्यालय है। उसमें अलग अलग, चूँकि दोनों विंग काफ़ी बड़े हैं और इनका कार्य का स्वरूप काफ़ी व्यापक है, इसलिए अलग अलग रखा गया है। लेकिन उसका भी जो तरीका है, उसमें भी डाटा आते हैं, उसमें भी बहुत सारी सूचनाएं आती हैं, और आपस में दोनों संस्थाएं परस्पर समन्वय से काम करती हैं। बहुत सारे ऐसे जानकारियां होती हैं, बहुत सारी ऐसे बैठकें होती हैं, बहुत सारे ऐसे क्रियान्वयन होता है बहुत सारे योजनाओं का, जिसमें दोनों संस्थाएं मिल करके परस्पर समन्वय से काम करती हैं। तो फिर चाहे ड्यूटी बॉर्डर पर हो या बाजार में, चौराहे पर या थानों में, या जो अपराध हैं उन पर कहीं गहनता से नज़र रखी जा रही हो, पुलिस का हर काम जो है लॉ एंड ऑर्डर को स्थापित करने में लगातार रत रहता है। और पुलिस का एक ही काम है, वो है कि अपराधों की कैसी भी रोकथाम की जाए। और स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो निश्चित रूप से एक ऐसी शाखा है जो अपराधों का अध्ययन करके, उनके पैटर्न का अध्ययन करके पुलिस विभाग को ऐसा विश्लेषण उपलब्ध कराती है जिससे अपराधों की रोकथाम की जाए और
समाज में लॉ एंड ऑर्डर स्थापित किया जाए। सर, तमाम सारे पहलुओं पर फिर से एक बार एक नई विंग को, पुलिस की नई इकाई को समझने का अवसर मिला। आपने समय दिया, आपका बहुत धन्यवाद, बहुत आभार सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।